हाय एवरीवन, माय नेम इज गौरव और आज हम देखेंगे 6 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको, चाहे वो बिहार के हो, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल, हम सब कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला टॉपिक है रिगार्डिंग पीपीपी मॉडल फॉर 16 मेडिकल कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स इन बिहार। तो कैबिनेट अप्रूव्स पीपीपी मॉडल फॉर 16 मेडिकल कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स। तो इससे बिहार को क्या बेनिफिट होगा, ये पूरा न्यूज क्या है हम देखते हैं। तो द बिहार कैबिनेट चेयर्ड बाय द चीफ मिनिस्टर अप्रूव द ऑपरेशन ऑफ 16 गवर्नमेंट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग अ डेंटल कॉलेज, मतलब मेडिकल कॉलेजेस प्लस वन डेंटल कॉलेज, तो कॉलेज एंड हॉस्पिटल अंडर पीपीपी मॉडल। तो जो भी 16 हॉस्पिटल्स हैं वो अब पीपीपी मॉडल के टर्च पे काम करेंगे। The cabinet cleared a total of 17 agenda items relating to healthcare, judicial infrastructure, education, urban water supply and sports development। तो ये पूरा न्यूज क्या है हम देखते हैं। पहले हॉस्पिटल्स की बात करते हैं। तो the 16 medical institution have been divided into two categories। जो पहले से ऑपरेशनल है, जिसमें से जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मधेपुरा, वर्धमान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पावापुरी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पूर्णिया एंड नालंदा डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रहुई। तो ये चारों जो अभी ऑलरेडी ऑपरेशनल है, इनको इंक्लूड किया गया है। 4+12 ऐसे इंस्टीट्यूशन को इंक्लूड किया गया है जो अभी बनाए जाएंगे। तो वो इंस्टीट्यूशंस अंडर कंस्ट्रक्शन कौन कौन से हैं? द सेकंड कैटेगरी कंसिस्ट ऑफ 12 मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लोकेटेड इन समस्तीपुर, सारण, मधुबनी, वैशाली, भोजपुर, बक्सर, सीवान, बेगूसराय, सीतामढ़ी एंड जमुई। सो दीज आर द 12 लोकेशन जहां पे पीपीपी मॉडल पे हॉस्पिटल्स को डेवलप किया जाएगा, और मुंगेर एंड सुपौल। दिस इज एन इम्पोर्टेंट नोट, इसको याद रखिएगा। जो कैबिनेट ऑल्सो ग्रांटेड एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल फॉर अपॉइंटिंग प्राइस वाटर हाउस कूपर्स, पीडब्ल्यूसी को इन्होंने हायर किया है एज अ ट्रांजैक्शन एडवाइजर फॉर इम्प्लीमेंटिंग द पीपीपी अरेंजमेंट। तो इस पीपीपी अरेंजमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए ट्रांजैक्शन एडवाइजर किसको बनाया गया है? पीडब्ल्यूसी को बनाया गया है, विच इज प्राइस वाटर हाउस कूपर्स। ये कंपनी है, ये याद रखिएगा। पीपीपी मॉडल होता क्या है? तो पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन is an arrangement in which the government collaborates with a private entity। गवर्नमेंट कोलैबोरेट करती है, गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का कोलैबोरेशन है for the development, management or the delivery of public infrastructure and services in the healthcare sector। a private partner may provide, मतलब जो हेल्थ केयर सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स क्या क्या हेल्प कर सकते हैं, क्या काम आ सकते हैं। तो प्राइवेट पार्टनर्स विल प्रोवाइड प्रोफेशनल हॉस्पिटल मैनेजमेंट, मॉडर्न मेडिकल इक्विपमेंट, टेक्निकल एक्सपर्टीज, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशनल सर्विसेज, efficient deployment और ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, efficient deployment ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। तो ये सारे बेनिफिट्स होंगे अगर प्राइवेट पार्टी एंटर करती है। तो द गवर्नमेंट कंटिन्यूज टू मेंटेन रेगुलेटरी ओवरसाइट, गवर्नमेंट का रेगुलेटरी ओवरसाइट होगा एंड इंश्योर दैट द इंस्टीट्यूशन सर्व देयर पब्लिक हेल्थ केयर ऑब्जेक्टिव। तो इफिशियंसी के साथ पब्लिक वेलफेयर का पूरा ख्याल रखा जाएगा। तो गवर्नमेंट का तो रेगुलेटरी ओवरसाइट रहेगा ही, साथ ही प्राइवेट पार्टिसिपेशन से प्रोफेशनलिज्म भी आएगा। प्रोफेशनलिज्म, तो दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव ऑफ द बिहार गवर्नमेंट। सिग्निफिकेंस की बात की जाए, इट में इंप्रूव द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द गवर्नमेंट मेडिकल इंस्टीट्यूशन। इट कैन एक्सेलरेट द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न डायग्नोस्टिक एंड मेडिकल फैसिलिटीज। It may help address shortages of specialized personnel and technical expertise। So these are all the benefits। इसके अलावा अनाउंसमेंट की बात की जाए तो कैबिनेट ने और भी डिसीजंस लिए हैं, जैसे 19 एडिशनल स्पेशल कोर्ट्स भी बनाए जाएंगे। द कैबिनेट अप्रूव द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 19 एडिशनल एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट्स अंडर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। तो SC/ST एक्ट के अंदर 19 एडिशनल स्पेशल कोर्ट बनाए जाएंगे। दिस कोर्ट विल बी एस्टैब्लिश्ड एट वेस्ट चंपारण, मधुबनी, भोजपुर, सीवान, अररिया, सुपौल, खगड़िया, जहानाबाद, बक्सर, जमुई, कैमूर, कटिहार, सीतामढ़ी, मुंगेर, मधेपुरा, बांका, शेखपुरा, औरंगाबाद एंड लखीसराय। इन ऑल दीज 19 डिस्ट्रिक्ट दिस स्पेशल कोर्ट
एडिशनल कोर्ट्स विल बी स्टैब्लिश्ड। इसका ऑब्जेक्टिव रहेगा स्पीडी डिस्पोजल ऑफ पेंडिंग केसेस, जितने भी पेंडिंग केसेस है उनका स्पीडी ट्रायल हो। देन टाइमली जस्टिस फॉर द विक्टिम्स, स्ट्रेंथनिंग द इन्फोर्समेंट ऑफ द SC/ST एक्ट। The cabinet also approved the creation of 171 non-gazetted posts for the district courts and court of additional session judge. तो 171 एडिशनल पोस्ट भी क्रिएट किए गए हैं इसके लिए। देन पीपरकोठी, ईस्ट चंपारण के पीपरकोठी में एक केंद्रीय विद्यालय बनाने के लिए जमीन दी गई है फॉर द 30 ईयर्स, मतलब 30 ईयर के लीज पे पीपरकोठी में, ईस्ट चंपारण के पीपरकोठी में केंद्रीय विद्यालय बनाने के लिए जमीन दी गई है। तो गवर्नमेंट लैंड एट पीपरकोठी इन ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट विल बी अलॉटेड टू द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फॉर एस्टैब्लिशिंग द एंड ऑपरेटिंग केंद्रीय विद्यालय। सो केंद्रीय विद्यालय बनेगा पीपरकोठी ईस्ट चंपारण में। देन एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल वाज ग्रांटेड फॉर 2 अर्बन वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट। तो जमालपुर प्लस मुंगेर, इन दो जगहों पे to ensure the availability of clean and regular drinking water in the 2 towns। तो उसके लिए ये वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट बनाया गया है अंडर आमरूट। So these projects are being implemented under the centrally sponsored Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation। So मुंगेर और जमालपुर को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करने के लिए वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं। और एक और बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन लिया गया है कैबिनेट द्वारा। So the cabinet cleared the proposal for the establishment of स्पोर्ट्स साइंस सेंटर। ये याद रखिएगा, स्पोर्ट्स साइंस सेंटर बनाया जाएगा एट द स्टेट स्पोर्ट्स अकेडमी कैंपस इन राजगीर। कहां बनाया जाएगा? राजगीर में स्पोर्ट्स साइंस सेंटर। द अप्रूवल कवर्स एस्टैब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन, मेंटेनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, इंस्टॉलेशन ऑफ मॉडर्न इक्विपमेंट्स, साइंटिफिक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड इंजरी प्रिवेंशन एंड रिहैबिलिटेशन सपोर्ट। तो क्या क्या हमने पढ़ा? राजगीर में स्पोर्ट्स साइंस सेंटर बनाया जाएगा। आमरूट के अंदर जमालपुर एंड मुंगेर में 2 जगहों पे अर्बन वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स लॉन्च किया गया है। इसके लिए जमालपुर के लिए लगभग 102 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और मुंगेर के लिए 177 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। केंद्रीय विद्यालय बनाने के लिए पीपरकोठी में ईस्ट चंपारण में जमीन दी गई है 30 ईयर के लीज पे। 19 एडिशनल स्पेशल कोर्ट बनाए गए हैं अंडर द SC/ST एक्ट 1989। देन इसके अलावा PPP मॉडल पे 16 हॉस्पिटल्स चलाए जाएंगे, जिसमें से 4 ऑपरेशनल है और 12 अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ये था न्यूज। क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द बिहार कैबिनेट डिसीजन ऑन मेडिकल इंस्टीट्यूशन अंडर द PPP मॉडल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। A total of 16 government medical institutions will be operated under the PPP model. This is the correct statement. These institutions include 12 operational institutions and 4 institutions under construction। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। 12 अभी बनाए जाएंगे और 4 बन चुके हैं। So the reverse is true. This is wrong. So PwC has been approved as the transaction advisor। हमने देखा। So 1 and 3. So this is the statement. So this was the news. Next is regarding center raises apprenticeship target for financial year 2027 by 40%। तो अप्रेंटिस जो गवर्नमेंट का जो नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम है उसका टारगेट को 40% से इंक्रीज कर दिया गया है। तो ये पूरा न्यूज क्या है देखते हैं। तो द यूनियन गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द अप्रेंटिसशिप टारगेट, जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है फॉर जॉब्स, उसको बढ़ाने, मतलब सरकार ने लगभग 4 लाख का जो टारगेट था ऑफ लास्ट ईयर उसको बढ़ा के 6 लाख कर दिया है। तो द यूनियन गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द अप्रेंटिसशिप टारगेट अंडर द नेशनल ट्रेनिंग स्कीम बाय 40% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026-27। द डिसीजन सीक्स टू एड्रेस द यूथ अनएम्प्लॉयमेंट। अभी जैसे आपने जेनजी प्रोटेस्ट देखा होगा, तो इट इज रिलेटेड टू पेपर लीक्स। उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट भी एक मुद्दा है, तो गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है। तो टू एड्रेस यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, इम्प्रूव एम्प्लॉयबिलिटी, जो हमारे कॉलेजेस में जो कोर्सेज होते हैं तो वो इंडस्ट्री के नीड्स के अनुसार नहीं पढ़ाए जाते हैं, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए, लोगों को एम्प्लॉयबल बनाने के लिए ये स्टेप लिया गया है। improve employability and reduce the mismatch between academic qualification and industry requirement। तो ये जो मिसमैच है इसको हटाने के लिए ये प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, नेशनल अप्रेंटिसशिप
ट्रेनिंग स्कीम। तो फैक्ट्स की बात कर ली जाए तो टारगेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026-27 6 लाख अप्रेंटिसशिप को तैयार किया जाएगा। प्रीवियस ईयर का टारगेट था 4 लाख। देन उसको बढ़ा के 40% से बढ़ाया गया है, 4,28,000 से बढ़ा के 6 लाख कर दिया गया है। बजट एलोकेशन की बात की जाए तो इसके लिए 1250 करोड़ एलोकेट किए गए हैं। So the higher target is intended to provide more young people with practical and industry oriented training. So याद रखिएगा, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम को 2026-27 में 40% इंक्रीज मिला है। द नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961। ये फैक्ट याद रखिएगा। इट प्रोवाइड्स ऑन जॉब ट्रेनिंग टू ग्रेजुएट्स। ये ग्रेजुएट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, डिप्लोमा होल्डर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, वोकेशनल स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। So the scheme enables the student to acquire practical workplace experience and industry relevant skills। जो इंडस्ट्री का नीड्स है उसके अनुसार बच्चों को ट्रेन किया जाएगा, जो कि हमारे कॉलेजेस में मिसिंग है। तो इसी का कारण नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम चलाई जा रही है। दैट मे नॉट बी एडिक्वेटली कवर्ड थ्रू क्लासरूम एजुकेशन। तो अगर न्यू बेंचमार्क की बात की जाए तो जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, जो बंदे ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे उनके लिए एक बेंचमार्क सेट किया गया है गवर्नमेंट द्वारा। तो द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस अ क्वालिटी बेंचमार्क फॉर द इंडस्ट्री पार्टिसिपेटिंग इन द स्कीम। जो इंडस्ट्रीज ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे उनके लिए एटलीस्ट 40% ऑफ द अप्रेंटिस मस्ट रेट द ट्रेनिंग प्रोवाइडेड बाय द कंसर्न इंडस्ट्री एज गुड और अबव। तो जो 40% बच्चे हैं जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो ट्रेनिंग इंडस्ट्री को या तो गुड रेट करेंगे, गुड या अबव रेट करेंगे। तो ये बेंचमार्क रहेगा। अगर पर्पस की बात की जाए तो इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। ये जो बेंचमार्क सेट किया गया 40% जो ट्रेनी स्टूडेंट है वो इंडस्ट्री को रेट करेंगे। इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी ऑफ पार्टिसिपेटिंग इंडस्ट्री, एंश्योर मीनिंगफुल प्रैक्टिकल एक्सपोजर एंड प्रिवेंट अप्रेंटिसशिप फ्रॉम बिकमिंग मियरली न्यूमेरिकल टारगेट। न्यूमेरिकल टारगेट से बढ़ के उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना ही हमारा टारगेट है, गवर्नमेंट का टारगेट है। इसके अलावा गवर्नमेंट का स्कीम है प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम। तो नैट्स के अलावा, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम के अलावा प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम भी है इस फील्ड में। इस सेंट्रल टू गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी फॉर इंप्रूविंग youth employability. The government has also introduced initiatives such as employment linked incentive scheme, ELI scheme, various skill development program, industry aligned training initiatives. These program aims to establish a stronger connection between academic education। इस पूरी स्कीम का जो जीस्ट कह ले, समरी कह ले, वो यही है, जो एकेडमिक एजुकेशन है इज नॉट सफिशिएंट, उसको कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा विथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ताकि बच्चों में रेलेवेंट इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल्स आए। तो दिस इज द समरी ऑफ द स्कीम, ताकि उनको एम्प्लॉयमेंट पाने में इजी हो। तो दिस वाज द न्यूज। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। With reference to the National Apprenticeship Training Scheme, NATS consider the following statements. NATS is implemented under the Apprenticeship Act 1961, जैसा हमने पढ़ा। This National Apprenticeship Training Scheme is implemented under the Apprenticeship Act 1961. This statement is correct. The apprenticeship target for the financial year 2026-27 has been raised to 6 lakhs trainees, जैसा हमने देखा। This is also the correct statement. Under the new quality benchmark, at least 40% of the apprentices must rate their training as good or above. This is also correct. And the scheme is available exclusively to engineering graduate. This statement is wrong. हमने जैसा देखा, it will provide training to graduates, diploma holders, vocational students. So 1, 2, and 3. Next is regarding the new seahorse species identified from Indian Ocean. तो केरला कोस्ट पे, इनफैक्ट ट्यूटिकोरिन कोस्ट पे ये सी हॉर्स का नया वैरायटी मिला है। ट्यूटिकोरिन इज इन तमिलनाडु, नॉट केरला।
बट केरला के यूनिवर्सिटी में इसको आइडेंटिफाई किया है। तो पूरा स्टोरी क्या है हम देखते हैं। केरला में सी हॉर्स की नई प्रजाति पाई गई। तो Kerala University of Fisheries and Ocean Studies led international research team, जो केरला यूनिवर्सिटी के फिशरीज एंड ओशन स्टडीज के जो इंटरनेशनल रिसर्च टीम है, उन्होंने आइडेंटिफाई किया है न्यू स्पीसीज ऑफ स्पाइनी और थॉर्नी सी हॉर्स। द स्पीशीज हैज बीन साइंटिफिकली नेम्ड हिपोकैम्पस अमेंडा विंसेंटे। तो इसका नाम है, स्पीसीज का नाम है हिपोकैम्पस अमेंडा विंसेंटे। ये जो साइंटिस्ट है उनका नाम है, उनके नाम के ऊपर रखा गया है। इससे पहले माना जा रहा था कि रेड सी से लेके इंडियन ओशन तक जितने भी वैरायटी पाए जाते हैं सी हॉर्स के, उनको पहले क्लासिफाई किया जाता था हिपोकैम्पस हिस्ट्रिक्स। बट इस चीज को इस जो मिथ था उसको तोड़ दिया गया है। तो द डिस्कवरी रिजॉल्व्स अ टैक्सोनॉमिक कंफ्यूजन लास्टिंग more than 150 years, under which the several Indian ocean seahorses were incorrectly classified as horny seahorse hippocampus hysterix। So जितने भी पहले सी हॉर्स पाए जाते थे, थॉर्नी सी हॉर्स इन इंडियन ओशन, उनको हिपोकैम्पस हिस्टेरिक्स माना जाता था। बट इस चीज को हटा के नया डिस्कवरी हुआ है। तो द न्यू वैरायटी इज नोन एज हिपोकैम्पस अमेंडा विंसेंटे। तो करेक्ट साइंटिफिक नेम हिपोकैम्पस अमेंडा विंसेंटे, साइंटिफिक नेम इनका है। कॉमनली ग्रुप स्पाइनी और थॉर्नी सी हॉर्स। जीनस अगर देखा जाए तो हिपोकैम्पस। फैमिली है इसका सिंगनाथाइड, सिंगनाथाइड, हाँ सिंगनाथाइड। एंड ऑर्डर इज सिंगना। तो ये याद रखिएगा, सिंगनाथाइड इनका फैमिली नेम है। और द स्पीशीज नोन एज हिप्पोकैम्पस अमेंडा विंसेंटे। किसने डिस्कवर किया है? तो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो है केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज। और इसका ये रिसर्च जो पब्लिश हुआ है उस पब्लिकेशन का नाम है ज़ोटैक्सा इज द पब्लिकेशन नेम, जहां पे इसके बारे में पब्लिश किया गया है। डेट ऑफ पब्लिकेशन इज 5th of August 2026। So the discovery has increased the number of known seahorse species recorded along the Kerala coast from 4 to 5। अब 4 नहीं, अब 5 सी हॉर्स के स्पीसीज पाए जाते हैं ऑन केरला कोस्ट। The specimen used in the study was originally located by the lead researcher Shalu Kannan from the fishery bycatch at Tuticorin Fisheries Harbour in Tamil Nadu। So मैंने जो बताया कि ये ट्यूटिकोरिन में मिला था, पर इसको आइडेंटिफाई किया गया है केरला में। The new species was also photographed in its natural habitat। जो थॉर्नी सी हॉर्स है, जिसको हम हिपोकैम्पस हिस्टेरिक्स मानते थे 150 सालों से, described in 1856 was earlier believed to be a single species। पहले जो ये थॉर्नी सी हॉर्स है उसको माना जाता था कि वो एक ही स्पीसीज है, डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम रेड सी एंड वेस्टर्न इंडियन ओशन टू वेस्टर्न पैसिफिक। तो जितने भी इंडियन ओशन, वेस्टर्न पैसिफिक और रेड सी में जितने भी वैरायटी ऑफ सी हॉर्सेस पाए जाते थे उसको हिपोकैम्पस हिस्टेरिक्स में ही क्लासिफाई कर दिया जाता था। बट अब उस कंफ्यूजन को दूर कर दिया गया है। अब एक्चुअली 3 वैरायटी आ गए हैं सी हॉर्स के। दैट इज हिपोकैम्पस अमेंडा विंसेंटे जो रिसेंटली डिस्कवर हुआ है। सेकंड वन इज हिपोकैम्पस हिस्टेरिक्स एंड द थर्ड वन इज हिपोकैम्पस जयाकारी। तो हिपोकैम्पस अमेंडा वर्ड है जो इंडियन ओशन का जिनका लीनियज है। हिपोकैम्पस हिस्टेरिक्स नाउ कंसीडर्ड प्राइमरी पैसिफिक ओशन का स्पीसीज है। और हिपोकैम्पस जयाकारी जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन ओशन का स्पीसीज है। तो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं। With reference to the newly identified seahorse species Hippocampus amanda vincente, consider the following statements. It was identified through morphological examination and DNA analysis। ये दो चीज मैंने छूट गया। तो इनको जो एग्जामिन किया गया, ये कैसे आइडेंटिफाई किया गया है, हाउ वाज द स्पीशीज आइडेंटिफाइड, तो ये 2 मेथड से आइडेंटिफाई किया गया है। वन इज थ्रू मॉर्फोलॉजिकल एग्जामिनेशन एंड द सेकंड वन इज थ्रू मॉलिक्यूलर एनालिसिस। तो ये 2 मेथड से इनको आइडेंटिफाई किया गया है। मॉलिक्यूलर एनालिसिस मींस डीएनए एनालिसिस एंड मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस मतलब शेप एंड लेंथ, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ स्पाइन, स्ट्रक्चर ऑफ
कोरोनेट और क्राउन एंड स्पाइन अलोंग द ट्रंक, मतलब उनका जो वो मॉर्फोलॉजी कैसा है उसके ऊपर स्पीशीज को आइडेंटिफाई किया गया है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। The first one statement is it was identified through morphological examination and DNA analysis. This is correct. It was earlier confused with Hippocampus hystrix. This is also correct. It has been named in honor of marine biologist Amanda Vincent. बिल्कुल सही है, इसीलिए इसका नाम है हिपोकैम्पस अमेंडा विंसेंटे। And the seahorse species belong to the family of Cynanthidae. This is also correct. So 1, 2, 3 and 4. All the 4 statement is correct. Next is regarding Supreme Court के जज का स्ट्रेंथ बढ़ा दिया गया है from 34 to 38 कर दिया गया। अर्लियर इसके रिगार्डिंग ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट किया गया था अंडर आर्टिकल 1, 2, 3, बट ऑर्डिनेंस को लॉ के फॉर्म में लाना होता है, तो इसके लिए ये बिल पास किया गया है। तो राज्यसभा पासेस बाय वॉइस वोट बिल टू रेज सुप्रीम कोर्ट जज स्ट्रेंथ। तो क्या है ये पूरा न्यूज देखते हैं। तो पार्लियामेंट हैज पास द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल 2026 which increases the sanction strength of the Supreme Court from 34 to 38 judges, 34 से बढ़ा के 38 कर दिया गया है, which increases the sanction strength of the Supreme Court from 34 to 38 जजेस इन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मतलब अगर चीफ जस्टिस को हटा दिया जाए तो 37 है प्लस 1 दैट इज सीजेआई। The Rajya Sabha passed the bill by voice vote on 5th of August 2026 after its passage by the Lok Sabha on 3rd August 2026। मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हो गया है। इसमें एक कैच है दैट द बिल हैज बीन पास्ड एज मनी बिल। तो मनी बिल के बारे में हम जानते हैं कि मनी बिल में राज्यसभा का कोई रोल नहीं होता। राज्यसभा अगर उस पर एसेंट दे ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इट विल स्टिल बी पास्ड। और दूसरा बात, इस बिल को मनी बिल डिक्लेयर करता है स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो दिस वाज द न्यूज। The bill amends the Supreme Court Number of Judges Act 1956, judges excluding the Chief Justice of India। तो पहले 33 था, 2019 में 33 था, अब उसको बढ़ा के 2037 में 37 कर दिया गया है। चीफ जस्टिस को इंक्लूड करके 38 हो गया है ये। एडिशनल कितने जजेस बढ़े हैं? तो 4। द बिल रिप्लेसेस द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2026। जैसा मैंने बताया अर्लियर, इट वाज जजेस के स्ट्रेंथ को बढ़ा के 34 से 38 किया गया था थ्रू एन ऑर्डिनेंस। उसको हटा के द बिल रिप्लेस द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2026। द प्रोविजन आर डीम्ड टू हैव कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 16th May 2026। द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल 2026 was treated as money bill। अर्लियर 2019 में भी जब इस बिल को पास किया गया था, जब स्ट्रेंथ बढ़ा के 33 किया गया था, मतलब टोटल प्लस 1 बढ़ा इसको बढ़ा के 34 कर दिया गया था, प्लस 1 34। तो उस समय भी इस बिल को पास किया गया था एज मनी बिल। तो ये याद रखिएगा, द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल 2026 was treated as money bill after being passed by the Lok Sabha। The Rajya Sabha cleared it by voice vote and returned it to the Lok Sabha। The apparent constitutional basis is 110 आर्टिकल 110 सब क्लॉज ई विच इंक्लूड्स अ बिल। क्योंकि इस बिल को मनी बिल की तरह इसलिए पास किया गया है क्योंकि 4 जजेस के स्ट्रेंथ के बढ़ने से जो सारे चार्जेस होंगे, लगभग 14 करोड़ एक्सपेंडिचर एक्स्ट्रा होगा ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो इसको बेसिस बना के इसे एज अ मनी बिल पास किया जा रहा है। So bill that increases expenditure charge on the consolidated fund of India, salaries, allowances and pension of the Supreme Court judges as charged on the consolidated fund, and the creation of 4 additional judicial posts increases the expenditure। तो जो 4 जजेस पे एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर होगा, जो CFI मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होगा, उसको बेसिस बना के इस बिल को पास किया गया है। तो अगर मनी बिल की बात की जाए तो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा, ये याद रखिएगा। द राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट और अमेंड इट, में ओनली मेक द रिकमेंडेशन एंड मस्ट रिटर्न इट विद इन 14 days, ये याद रखिएगा। द लोकसभा में एक्सेप्ट और रिजेक्ट दोज रिकमेंडेशन। द लोकसभा स्पीकर सर्टिफिकेशन डिटरमाइन
whether a bill is a money bill. So ये भी पॉइंट याद रखिएगा, लोकसभा स्पीकर सर्टिफाई करता है और डिटरमाइन करता है whether a bill is a money bill. There is no joint sitting provision. अगर कोई मनी बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है तो उसके लिए अगर डिसएग्रीमेंट होता है तो उसके लिए कोई जॉइंट सेटिंग का कोई प्रोविजन नहीं है ओवर अ मनी बिल. अगर जज के स्ट्रेंथ की बात की जाए तो इसे क्यों बढ़ाया गया, तो द प्रिंसिपल रीजन इज द persistent gap between the number of new cases instituted and the number finally disposed by the Supreme Court. मतलब सुप्रीम कोर्ट में केसेस आ रहे थे, जैसे केस फ्रेश केस आए थे 74,000 इन 2025, बट सुप्रीम कोर्ट सिर्फ 65,615 केस को डिस्पोज ऑफ कर पाया. 9,795 केसेस स्टिल पेंडिंग थे. तो इस मैटर को मद्देनजर रखते हुए जजेस के स्ट्रेंथ को बढ़ाया गया. एंड देर आर मेनी कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस ऑल्सो जिसमें बेंचेस का स्ट्रेंथ होता है 5, 7, 9 एंड मोर. तो उस दौरान सारे जजेस इन्वॉल्व होते हैं जिसके कारण फर्दर पेंडिंग हो जाता है केसेस. तो उस चीज को भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्ट्रेंथ को बढ़ाया गया. अगर सुप्रीम कोर्ट में जजेस की बात की जाए तो आर्टिकल 124(1) प्रोवाइड्स फॉर अ सुप्रीम कोर्ट कंसिस्टिंग ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया and such number of other judges as may be prescribed by the parliament through law. तो ये याद रखिएगा, नंबर ऑफ जजेस का कोई फिक्स स्ट्रेंथ नहीं होता. तो ये आर्टिकल 124 के अंदर आता है. Thus the constitution does not permanently fix the number of Supreme Court judges. Parliament may increase the strength by amending the Supreme Court Number of Judges Act 1956. तो ये याद रखिएगा. So this was the news. चलिए क्वेश्चन देखते हैं. With reference to the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026, consider the following statements. It increases the strength, sanction strength of the Supreme Court from 34 to 38 judges, including the Chief Justice of India. बिल्कुल सही. It was passed as a money bill. बिल्कुल सही. The Rajya Sabha can reject or directly amend such a bill. राज्य सभा का कोई रोल नहीं होता. There is no provision for a joint sitting of the parliament in the case of disagreement over a money bill. बिल्कुल सही statement. 1, 2 and 3. 1, 2 and 4. Sorry. 1, 2 and 4. Next is regarding CBSE 3030 एकलव्य ऑनलाइन सीरीज. ये क्या है? स्वतंत्रता दिवस से 30-30 एकलव्य ऑनलाइन सीरीज चलाया जाएगा. तो ये क्या है? तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन विल लॉन्च द 3030 एकलव्य कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो बच्चों के बीच कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए और उसके बारे में एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए ये सीरीज चलाई जा रही है बाय द सीबीएसई. दैट इज 3030 एकलव्य कंप्यूटेशनल 3030 एकलव्य ऑनलाइन सीरीज, जिसमें कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड आर्टिफिशियल सीरीज सिखाया जाएगा. ये सीरीज स्टार्ट होगा 15th of August से. द प्रोग्राम एम्स टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग among school students. The series will be organized in collaboration with the Center of Creative Learning, that is CCL IIT Gandhinagar. तो इसका collaboration है. तो CCL गांधीनगर, CCL IIT गांधीनगर का collaboration है इसमें. CCL is Center for Creative Learning and Creative Learning IIT गांधीनगर plus CBSE का ये पूरा मुहिम है, इनिशिएटिव है. लॉन्चिंग बॉडी CBSE. Collaborating Institute Center for Creative Learning IIT Gandhinagar. Launch date is 15th of August. Time around 4 p.m. Total number of session की बात की जाए तो total 8 episodes आएंगे. Mode is online. Language of the live session is Hindi. Will be Hindi. English subtitle to be provided later. Registration is mandatory but free. Registration इसका mandatory है for free है. अगर eligible participants की बात की जाए तो students of class 6 and above along with teachers. After the inaugural episode on 15th of August, the remaining 7 episodes will be broadcast every Sunday by 4 p.m. मतलब हर संडे 15 अगस्त के बाद हर संडे को शाम के 4 बजे ये शो ब्रॉडकास्ट किया जाएगा. टारगेट ऑडियंस है क्लास 6 एंड अबव.
बच्चे क्लास 6 एंड above के स्टूडेंट. द ब्रॉडर इनिशिएटिव सीक्स टू डेवलप अवेयरनेस ऑफ एआई एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग अमंग स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 3 टू क्लास 8. मतलब क्लास 3 टू क्लास 8 के बच्चों को भी ये दिया जाएगा. बट जो ऑनलाइन प्रोग्राम है, जिन डायरेक्ट पार्टिसिपेट करेंगे जो बच्चे, वो है स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 एंड 8. मतलब ये बनाया गया है क्लास 3 के से 8 के बच्चों के लिए. बट जो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन जिनका होगा वो होगा क्लास 6 एंड अबव. Then school teachers will also be participating. Participants from CBSE affiliated schools. CBSE has directed the principals of all affiliated schools to encourage teachers and students to participate. इसका मेन ऑब्जेक्टिव की अगर बात की जाए तो द प्रोग्राम सीक्स टू डेवलप द फॉलोइंग एबिलिटीज. बच्चों में लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करना एंड पैटर्न रिकॉग्निशन को बढ़ाना. तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है. देन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एआई. ये बहुत आज के जमाने में ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अंडरस्टैंडिंग द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डेली यूज, क्रिटिकल थिंकिंग, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग एंड एप्लीकेशन ओरिएंटेड लर्निंग. ये सब डेवलप करना इस पूरे प्रोग्राम का, इनिशिएटिव का मेन ऑब्जेक्टिव है. चलिए क्वेश्चन देखते हैं. With reference to the CBSE 3030 Eklavya online series, consider the following statements. First statement is the program focuses on artificial intelligence and computational thinking. बिल्कुल सही. It is being organized in collaboration with the Center for Creative Learning IIT Gandhinagar, CBSE plus IIT Gandhinagar. सही है. The series consists of 8 online session. This is also correct. हर संडे को ब्रॉडकास्ट किया जाएगा. Then registration and certification are both completely free. No, registration mandatory and free है, बट सर्टिफिकेशन के लिए आपको रुपीज डिपॉजिट करना पड़ेगा प्लस टैक्सेस. तो दिस इज ऑल अबाउट द इनिशिएटिव्स. 1, 2 and 3 statement is correct. So registration is mandatory but free. However, the participants completing the assignment must pay 200 plus applicable taxes to obtain the certificate. This was the news. Next is regarding बिहार शुगर केन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पोर्टल. गवर्नमेंट के इथेनॉल प्रमोशन इनिशिएटिव के कारण शुगर केन के प्लांटेशन प्रोसेसिंग के रिगार्डिंग डेली कुछ ना कुछ स्टेप्स ले रही है सरकार. तो उसी में एक ये नया स्टेप है, दैट इज बिहार शुगर केन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पोर्टल. जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पे आके आराम से इन्वेस्ट कर सके, उसके लिए पोर्टल बनाया जा रहा है. तो चलिए पूरा न्यूज क्या है. प्रदेश में गन्ना उद्योग में निवेशकों के लिए सिंगल विंडो होगा बिहार शुगरकेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पोर्टल. तो चलिए देखते हैं क्या न्यूज. तो द बिहार गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द शुगरकेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पोर्टल facilitate the investment in state sugarcane based industry. The portal will function as a single window digital platform for investors. ये single window यहाँ पे investor invest कर सकेंगे and aims to make the investment process more transparent, accountable and faster. Investors को आराम से इन्वेस्टर्स इस प्लेटफॉर्म को आराम से यूटिलाइज करके इन्वेस्ट कर सके और इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को मोर ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, अकाउंटेबल बनाने के लिए एंड फास्टर बनाने के लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है बिहार सरकार द्वारा. The portal was inaugurated by Bihar Sugarcane Industry Minister Sanjay Kumar. अगर शुगर केन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पोर्टल की बात की जाए तो ये एक ऑनलाइन पोर्टल है डेवलप्ड बाय द शुगर केन इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ बिहार. It will support investors interested in the establishment, modernization or expansion of sugar mills, ethanol units. तो ये देखिएगा, it will support investor interested in establishment, modernization and expansion. इसको स्थापित करना, उसको मॉडर्नाइज करना और एक्सपेंशन करना ये इनका काम है. ऑफ शुगर मिल्स, ethanol units, distilleries, power generation units, compressed biogas plants, other sugarcane based industry units. So investors will be able to access multiple services through a single platform. That is information about eligible incentives, detail of project specific benefits, district wise availability of land, online application of land. ये सारे आपको इस पोर्टल पे मिल जाएंगे. Online submission of queries and grievances, digital grievance redressal, department assistant for first stage approval of the state investment promotion, online monitoring of project,
सबमिशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ सब्सिडी क्लेम। तो इन्वेस्टर इन सब चीजों को देख के वेरीफाई करके फिर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कुछ इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव भी दे रही है सरकार। तो अगर बेस कैपिटल ग्रांट की बात की जाए तो फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू शुगर मिल अ बेस कैपिटल ग्रांट ऑफ अप टू 70 करोड़ हैज बीन प्रोवाइडेड। तो ये याद रखिएगा, 70 करोड़ का कैपिटल ग्रांट दे रही है सरकार। एलिजिबल यूनिट में रिसीव 100% रीइंबर्समेंट ऑफ स्टेट्स का जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है वो आपको 100% वापस हो जाएगा फॉर द नेक्स्ट 5 years। लैंड प्रोवाइड कर रही है एट अ टोकन प्राइस ऑफ ओनली ₹1। लैंड में बी प्रोवाइडेड एट टोकन अमाउंट ऑफ ₹1 सब्जेक्ट टू प्रिस्क्राइब कंडीशन। तो इसके अलावा फी भी जो आपका लगेगा ऑन स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फी एंड लैंड कन्वर्जन फी, उसको भी सरकार वापस करेगी 100%। अदर फाइनेंशियल सपोर्ट की बात की जाए तो एलिजिबल इन्वेस्टर्स में ऑल्सो रिसीव कैपिटल सब्सिडी, इंटरेस्ट असिस्टेंट एंड अदर प्रोजेक्ट लिंक इंसेंटिव्स भी दिया जाएगा उनको। तो दिस वाज द न्यूज। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द बिहार शुगर केन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पोर्टल SIPP, consider the following statements. It functions as a single window digital platform for investment in sugarcane based industries. Absolutely correct. It covers the projects related to sugar mill, ethanol distilleries, power generation, and compressed biogas. Absolutely correct. New sugar mills may receive a base capital grants of up to 70 crore rupees. This is also correct. And eligible units may receive 100% reimbursement of नेट SGST फॉर 10 years ना, ये 5 years के लिए दिया जाएगा बेनिफिट। तो दिस इज रॉन्ग। तो 1, 2 एंड 3। अगला आर्टिकल। तो इंडिया वियतनाम ट्रेड प्रमोशन में बिहार के MSE में ने पार्टिसिपेट किया और वहां पे मखाना एंड कतरनी राइस को प्रमोट किया। जैसा कि हम जानते हैं इन दोनों को GI टैग मिल चुका है। कतरनी राइस इज फ्रॉम भागलपुर, मखाना इज अ प्रोडक्ट ऑफ नॉर्थ बिहार। तो चलिए पूरा न्यूज देखते हैं। मखाना और चावल, सत्तू की धमक वियतनाम तक। तो 10 माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस फ्रॉम बिहार, 10 माइक्रो स्मॉल MSME फ्रॉम बिहार पार्टिसिपेटेड इन द इंडिया वियतनाम ट्रेड प्रमोशन एंड नेटवर्किंग प्रोग्राम। ये कहाँ हेल्ड हुआ था? ये हेल्ड हुआ है हो चिन मिन सिटी वियतनाम में। द एंटरप्रेन्योर डिस्प्लेड बिहार प्रीमियम एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स टू वियतनामीज बायर्स, इंपोर्टर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपने प्रोडक्ट्स दिखाए बिहार के एंटरप्रेन्योर्स ने। द इनिशिएटिव सीक्स टू कनेक्ट बिहार MSME विद इंटरनेशनल मार्केट एंड प्रमोट एक्सपोर्ट ऑफ स्टेट्स ट्रेडिशनल एंड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। अगर की फैक्ट्स की बात की जाए तो इवेंट कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था? इंडिया वियतनाम ट्रेड प्रमोशन एंड नेटवर्किंग प्रोग्राम। तो हो चिन मिन सिटी में ऑर्गेनाइज हुआ था वियतनाम में। पार्टिसिपेटिंग एंटरप्राइज बिहार के 10 MSME ने पार्टिसिपेट किया। ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूशन की बात की जाए तो ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसको ऑर्गेनाइज करवाया था। नोडल डिपार्टमेंट इज इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ बिहार। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड इंटरनेशनल मार्केट लिंकेजेस फॉर बिहार बेस्ड MSME। यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट डिस्प्ले किए गए थे मखाना एंड कतरनी राइस, उसके अलावा सत्तू, मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट, हनी, स्पाइसेस, हर्बल टी एंड पैकेज्ड एंड प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स को भी वहां पे डिस्प्ले किया गया। Vietnamese buyers and importers reportedly showed particular interest in makhana, katarni rice, millet products, honey, spices and sattu. So makhana and katarni rice पे ज्यादा फोकस था। So this was the news. तो क्वेश्चन देख लेते हैं। With reference to the Bihar's participation in India-Vietnam Trade Promotion and Networking Program, consider the following statements. The program was organized in Ho Chi Minh City, Vietnam. Absolutely correct statement. 10 MSME from Bihar participated in the program. This is also correct. The event was organized by the Trade Promotion Council of India. This is also correct. Only unprocessed agriculture product were displayed. ना ये देख गलत स्टेटमेंट है। 1, 2 and 3. So Bihar participating MSME displayed both agriculture and processed और value added products। जैसे कि हमने देखा, मतलब 2 दिन पहले हमने जो करंट अफेयर्स में देखा, कवर किया था, फ्लेवर्ड मखाना को कनाडा को इंपोर्ट किया गया फ्रॉम बिहार। तो अब बिहार के प्रोडक्ट्स थ्रू प्रोसेसिंग इंटरनेशनल मार्केट में भी पहुंच रहे हैं एंड दिस विल प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ बिहार।
So this was the news. Next is regarding Meghalaya launches mission Clouded Leopard. तो जैसा कि हम जानते हैं जो क्लाउडेड लेपर्ड है ये स्टेट एनिमल है ऑफ मेघालय। इसके कंजर्वेशन के लिए मिशन क्लाउडेड लेपर्ड लॉन्च किया है मेघालय की सरकार ने। तो मेघालय लॉन्चेस मिशन टू प्रोटेक्ट क्लाउडेड लेपर्ड। तो ये पूरा आर्टिकल क्या है देखते हैं। So the government of Meghalaya has launched Mission Clouded Leopard, a flagship conservation program dedicated to protecting the clouded leopard, जिसका साइंटिफिक नेम है Neophilus nebulosa. Neophilus nebulosa, the state animal of Meghalaya. ये याद रखिएगा, क्लाउडेड लेपर्ड है, ये स्टेट एनिमल ऑफ मेघालय है। Chief Minister Konrad Sangma launched the initiative on 4th of August 2026, which is observed as International Clouded Leopard Day. तो ये भी याद रखिएगा, इंटरनेशनल क्लाउडेड लेपर्ड डे कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 4th of August एवरी ईयर। सो अगर प्रोग्राम की बात की जाए तो प्रोग्राम का नाम है मिशन क्लाउडेड लेपर्ड। इट इज लॉन्च्ड बाय मेघालय चीफ मिनिस्टर कोनराड सांगमा। लॉन्च डेट इज 4th of August 2026। ओकेजन क्या है? तो इसको इंटरनेशनल क्लाउडेड लेपर्ड डे कहा मनाया जाता है इस दिन। टारगेट स्पीसीज की बात की जाए तो क्लाउडेड लेपर्ड, इट्स साइंटिफिक नेम इज नियोफेलिस नेबुलोसा। स्टेटस की अगर बात की जाए तो व्हाट इज इट्स स्टेटस इन मेघालय? इट इज स्टेट एनिमल। इम्प्लीमेंटिंग डिपार्टमेंट मेघालय फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट। एंड गाइडिंग डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो मेघालय क्लाउडेड लेपर्ड एक्शन प्लान के थ्रू इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, विच इज अंडर प्रिपरेशन। अगर मेजर कंपोनेंट ऑफ द मिशन की बात की जाए तो मिशन क्लाउडेड लेपर्ड प्रोवाइड्स एन इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क फॉर सिक्योरिंग viable population of the species across Meghalaya. Its principal components includes protection and restoration of habitats, scientific research, long-term population monitoring, strengthening of anti-poaching measures, मतलब शिकारियों से बचाना, लॉन्ग टर्म इनके पॉपुलेशन को मॉनिटर करना, इस पे साइंटिफिक रिसर्च एंड इनके प्रोटेक्शन के लिए काम करना, इंप्रूवमेंट ऑफ द लैंडस्केप एंड इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द फ्रंट लाइन forest personnel and community participation, public awareness, collaboration with neighboring and northeastern states, landscape level conservation planning. So ये सब मेजर कंपोनेंट है इस पूरे इनिशिएटिव का। जो अगर इसके कंजर्वेशन स्टेटस की बात की जाए तो जो क्लाउडेड लेपर्ड है वो IUCN रेड लिस्ट के वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इट इज इंक्लूडेड इन शेड्यूल 1। साइट्स के ये अपेंडिक्स 1 में आता है, तो ये तीनों डिटेल्स याद रखिएगा। शेड्यूल 1 प्रोवाइड्स अ हाई डिग्री ऑफ लीगल प्रोटेक्शन अंडर द इंडियन वाइल्ड लाइफ लॉ, while CITES Appendix 1 places strict restriction on international commercial trade in the species and its body part. तो साइट्स प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम इंटरनेशनल कमर्शियल ट्रेड, और शेड्यूल 1 हाई डिग्री ऑफ लीगल प्रोटेक्शन एंड हाई डिग्री ऑफ लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अंडर इंडियन वाइल्ड लाइफ लॉ के अंदर ये प्रोवाइड करता है। तो ये याद रखिएगा, IUCN रेड लिस्ट वल्नरेबल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर शेड्यूल 1 में आता है और साइट्स में अपेंडिक्स 1 में। तो ये इसका कंजर्वेशन स्टेटस है। अगर इसके हैबिटेट की बात की जाए तो मेजर हैबिटेट इज बालपक्रम इन मेघालय, दीज आर ऑल इन मेघालय। तो मेजर क्लाउडेड लेपर्ड लैंडस्केप इन मेघालय इंक्लूडेड बालपक्रम, नोकरेक, बाघमारा एंड नारपो। उसके अलावा नोंगखिलाम एंड कम्युनिटी मैनेज फॉरेस्ट लोकेटेड आउटसाइड फॉर्मली प्रोटेक्टेड एरियाज। सो इनके ये इंपॉर्टेंट हैबिटेट्स हैं। रिगार्डिंग क्वेश्चन देख लेते हैं। So, with reference to the Meghalaya Mission Clouded Leopard, consider the following statements. It is a dedicated conservation program for the Meghalaya state animal. Absolutely correct. Clouded leopard is a state animal of Meghalaya. The scientific name of the clouded leopard is Neophilus nebulosa. ये भी absolutely correct statement है. A preliminary assessment identified 21 clouded leopard in the Balpakram landscape. ये इसका important habitat है, याद रखिएगा। यहाँ पे 21 क्लाउडेड लेपर्ड को देखा गया है। बाल जो सबसे इंपॉर्टेंट हैबिटेट है इनका। एंड द फोर्थ स्टेटमेंट इज द क्लाउडेड लेपर्ड इज लिस्टेड इन अपेंडिक्स 2 ऑफ साइट्स, नहीं अपेंडिक्स 1 में है, तो फोर्थ स्टेटमेंट इज रॉन्ग। 1, 2 and 3. So this was the news and this was all for today. Thank you.